खुद से लिख सकते हैं कि मैं पढ़ाऊं फिर आगे, मतलब लिखवाऊं? घर से लिख लोगे पक्का? मैं चेक करूंगा परसों। तो ये यही वाला अगर आप कर रहे हैं तो इसी वाली साइड पे चले आना, जिसकी भी साइड है, ठीक है? एक ही चीज है, बैजू है, इसी पे चले आना, ठीक है? इस साइड से, क्योंकि सब जगह कॉमन होता है, कोई नई चीज को एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लगाओगे यार, फालतू में टाइम पास करने, ठीक है ना? चलो वापस आओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा क्या रहा था। पॉइंट है आर्टिकल नंबर 2913 का। क्वेश्चन था सर व्हाट अबाउट आर्टिकल नंबर 31, ये क्वेश्चन था आपका। पहले तो ध्यान से देख लीजिए, ये जो चारों आपने पांचों रिट्स के नाम देखे हुए, क्यो वारंटो, सर्टियोरी, मैंडमस, हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, है क्या ये चीज? पहले इसको समझने से पहले आर्टिकल नंबर 31 समझ लीजिए। आर्टिकल नंबर 31 को समझने के लिए मैंने आर्टिकल नंबर 19(1)(f) छुड़वाया था, याद है? ई। सिंपली या ध्यान से समझिए, इंडिया में एक कॉन्सेप्ट था राइट टू प्रॉपर्टी का। राइट टू प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट था, इस प्रॉपर्टी को आर्टिकल नंबर 31 में ये कॉन्सेप्ट था, जिस कॉन्सेप्ट को आर्टिकल नंबर 300 ए में क्या कर दिया गया? भेज दिया गया। तो जो क्वेश्चन आपका कि सर व्हाट अबाउट 31, तो 31 इज नाउ अंडर 300 ए। तो इसीलिए अब हम लोग फंडामेंटल राइट में 31 नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? तो तुरंत अगला लिखना चाहिए। करो स्पेस पहले छोड़ दीजिए रिट्स के लिए, जो भी आप लिख रहे थे एक पेज 1.5 पेज छोड़ दीजिए और फिर लिखिए अगले पेज में आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31 डैश राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी डैश शिफ्टेड टू आर्टिकल नंबर 300 ए, शिफ्टेड टू आर्टिकल नंबर 300 ए, 300 ए में शिफ्ट कर दिया गया। तो 300 ए में पहुंचेंगे, वहां समझाएंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? अब आते हैं मेन चीज आपका जो आपके सामने है। ध्यान से समझना, बहुत लिखना बंद करो, बहुत ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। देखो आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 30, ये आर्टिकल जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट को एक्सप्लेन किया गया अब तक। तो मैंने आपको बताया कि ये सारे क्या दिए गए हैं आपको? फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स आपको मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिले, जैसे आपने अभी तक पढ़ा कि आपको अपने धर्म को मानने की आजादी है, पढ़ा भी, आपको अपने धर्म को मानने से अगर कोई रोके, पॉसिबिलिटी है रोकने की, भाई आप पूजा करने जा रहे हैं और रास्ते में कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको बोला नहीं पूजा करोगे, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। तो यहां पे कंडीशन है, अगर आपको रोका तो लॉजिक बात है आपका धर्म वायलेट हुआ, मतलब आपका एफआर वायलेट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो वायलेशन है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट, वरना मर्डर के सिचुएशन में भी आपका जो ट्रायल होगा वो गाजियाबाद कोर्ट से स्टार्ट होता है। लेकिन एफआर अगर आपका खत्म हुआ तो उस सिचुएशन में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। समझ में आया कितनी वैल्यू होगी इसकी? अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट दूर है तो आप अपने नियर बाई हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है और चेन्नई में किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे, तो वो चेन्नई से दिल्ली तो नहीं आएगा, बहुत खर्चा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में वो अपने चेन्नई हाई कोर्ट में जा सकता है। ये जो बात मैंने बोली, ये बात आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए कही गई है, और यही बात आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के लिए कही गई है। तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं क्योंकि हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो समझेंगे, मतलब क्लियर हो गया? तो इन द सिचुएशन ऑफ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स यू हैव द ऑप्शन टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। क्लियर होगी पूरी बात? तो अगर कुछ भी 14 से लेकर 30 तक कुछ भी नहीं करने दिया गया तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब साहब जब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ तो ऑप्शन है। तो सुप्रीम के कोर्ट के पास ये आपके क्या हैं? 5 हथियार हैं। तो ये जो वेपन रिट्स आपने लिखी हैं, ये रिट सुप्रीम कोर्ट के पास 5 एक तरीके के वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, जिससे आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। क्लियर हो गया? सारा सिस्टम होता है। इसीलिए जो आर्टिकल नंबर 32 है इसको बोलते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला था अंबेडकर ने। अंबेडकर जानते हैं? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर। अच्छा सोल क्यों बोला होगा समझ रहे हो भाई? सीधी बात है, आपने हर जगह लिख दिया तुमको ये राइट, ये राइट, ये राइट, फला फला राइट,
और अल्टीमेटली राइट मिलने के बाद तुमको वो राइट मिल ही नहीं रहे, तो अब सीधी बात है इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ तो ऑप्शन चाहिए, तो ऑप्शन तो सबसे तगड़ा वाला तो वही राइट हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए आर्टिकल नंबर जो 32 होता है वो क्या कहलाता है, इसको कायदे में जो नाम दिया गया है वो क्या है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडी समझते हैं, रेमेडीज का मतलब होता है इलाज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर हो गया सिस्टम, नोट कीजिए आर्टिकल नंबर 32 जहां आप लिख रहे थे वो तो आप लिख ही रहे होंगे, मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दूं। डैश लिख लो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखो, इन केस ऑफ एफआर वायलेशन, इन केस ऑफ एफआर वायलेशन, इन केस ऑफ एफआर वायलेशन anyone can go to the Supreme Court directly, anyone can go to the Supreme Court directly under this article, under this article। हमें 32 पढ़ना है, 226 आगे पढ़ेंगे जब नीड होगी। तो समझ में आ गया, in this situation full stop, in this situation इस दशा में Supreme Court has 5 type of weapons, Supreme Court has 5 type of weapons, 5 type of weapons which is called writs, which is called writs, writs full stop, they are, और they are का मतलब है जो आप लिख रहे थे। क्लियर हो गया, तो दे आर के बाद लिखने वाला कंटेंट होगा, तो ये पांचों रिट्स का क्या मतलब होगा जब आप लिख के ले आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि रिट्स को एक बार ना आपको रिट्स और जो प्रेसिडेंट की पार्डन पावर है ये दोनों पढ़ के आनी पड़ती है, तभी समझ में आती है। रिट्स का बहुत टेक्निकल चीज होती है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन किसी को? तो आर्टिकल 32 समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट आओ, हेडिंग डालो एक्सेप्शन, 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 हेडिंग एक्सेप्शन। तो आर्टिकल नंबर 33 और 34 ये एक्सेप्शन होते हैं एफआर के। आर्टिकल नंबर लिखो 33, 34। तो पहले 33 पढ़ेंगे फिर 34 पढ़ लेंगे, छुट्टी। आर्टिकल 33 एक्सेप्शन है, सिंपली इंडिया में सभी लोगों को फंडामेंटल राइट है, इंडिया में हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट है, इन लोगों को नहीं, जो सामने आपके फोकस में बोर्ड पे है। कौन से लोग हैं? तो आप इस फोटो में एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, इसमें है पुलिस वाले, दिख रहे हैं? तो सिंपल लॉजिक है, इंडिया में जितने भी पुलिस फोर्स के लोग हैं, विच इज कॉल्ड सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, हो गया सीएपीएफ, इन सीएपीएफ वाले लोगों को फंडामेंटल राइट नहीं है। तो लॉजिक बात है, इसका एक्सेप्शन हुआ कि नहीं एफआर का? तो पहला एक्सेप्शन लिखिए, द पुलिस पर्सनल हैज नो फंडामेंटल राइट्स, हैज नो फंडामेंटल राइट्स इन द ड्यूटी टाइम। इन द ड्यूटी टाइम पे लाइन खींचना, समझ में आ गए? जब वो ड्यूटी छोड़ करके वापस लौट के आ गए अपनी जगह पे, तो वो क्या कहलाएंगे? सिविलियन, और उनको फंडामेंटल राइट मिलेगा। मतलब बहुत ध्यान से, अब यहां पे हो सकता है आपके दिमाग में तो गलत हो इन लोगों के साथ, कुछ लोगों को लग रहा पुलिस वालों के भी तो होने चाहिए भाई, उनके पास भी दिल है, उनको भी मिलने चाहिए। लॉजिकली तो सही बात आप कह रहे हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। अगर आपने अभी आर्टिकल 19 में पढ़ा था राइट टू प्रोटेस्ट, याद है? राइट टू प्रोटेस्ट क्या होता है? हड़ताल करने का अधिकार। कुछ याद आ रहा है? कल को जितने भी आर्मी वाले हैं वो बॉर्डर पे लगे हुए करगिल में, और उनको बोला यार सर्दी बहुत हो रही, हम तो जा रहे नीचे, हमें काम नहीं करना, हमें सर्दी लग रही, हम जा रहे नीचे। पॉसिबिलिटी है राइट टू प्रोटेस्ट, नहीं करेंगे सर्दी, हम जा रहे नीचे। आप सोचिए आपका क्या होगा। तो यहां बैठ करके जो लोग रजाई मोड़ करके व्हाट्सएप चला रहे हैं वो चला पाएंगे? तालिबान का एग्जाम्पल देखिए, बांग्लादेश का एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं कितना ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं? कल को अगर ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं साहब हमें तो बड़ा पोल्यूशन लग रहा है, हम यहां नहीं करेंगे, हम सब लोग कहां जा रहे हैं? स्ट्राइक पे। तो अगर इमेजिन कीजिए कि ट्रैफिक पुलिस वाले स्ट्राइक पे चले गए तो क्या होगा? देखते हैं, जरा सा ट्रैफिक अगर लग जाता उल्टा सीधा तो मूड खराब होता है, सोच के देखिए। तो लॉजिक बात है, चूंकि ये लोग इसेंशियल सर्विस में हैं और ऐसी सर्विस है जहां पर इनकी नीड है, तो इस पॉइंट पे इनके फंडामेंटल राइट नहीं है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें पुलिस भी इंक्लूड होगा, आर्मी भी इंक्लूड होगा। पुलिस का मतलब वर्ड जो आपने लिखा है सीएपीएफ, पहले तो ये 7 हमारे यहां सीएपीएफ होते हैं, इसके अलावा पुलिस प्लस आर्मी, आर्मी में भी तीनों हो गए, एयरफोर्स, मिलिट्री एंड नेवी, और पुलिस। ये सब लोग जितने भी आप फोटो देख रहे हैं, इन सभी लोगों को हमारे यहां क्या नहीं है?
फंडामेंटल राइट नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा फंडामेंटल राइट क्यों नहीं इनको दिए गए, पूछा हुआ है। नोट कीजिए फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 32 में, 33 में लिखिए, इसी में 33 में ही अरे पार्लियामेंट हैज द राइट, पार्लियामेंट हैड द राइट टू चेंज द राइट्स, पार्लियामेंट हैज द राइट टू चेंज द राइट्स। टू चेंज द राइट्स का मतलब होता है ये जो एफआर इनको देने हैं नहीं देने हैं कितने देने हैं सब पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है, ठीक है। चलो ये हुआ पहला, तो एक्सेप्शन हो गया कि नहीं, सबके हैं आपको इनको नहीं है तो पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन है मार्शल लॉ, सेकंड एक्सेप्शन है आपका मार्शल लॉ, हेडिंग डालिए 35 35 34 हो गया, 33 था 34 ये एक्सेप्शन है। मार्शल लॉ जानते हैं, मार्शल लॉ सब लोग जानते हैं। कर्फ्यू जानते हो, बस वही है। तो सीधी बात है जब कर्फ्यू होता है, जैसे अभी लॉकडाउन समझ गए थे, लॉकडाउन कर्फ्यू था, तो लॉजिक बात अभी तक आपने जो पढ़ा कि साहब आपको आने जाने की आजादी, आपको कुछ भी करने की आजादी थी, आप इंडिया में कहीं भी जाओ कहीं भी खरीदो कुछ भी खरीदो, लेकिन आप लॉकडाउन में अपने घर से नहीं निकल सकते थे। बहुत जगहों पर तो लोगों को इतना डर हो गया था, बालकनी में नहीं आ रहे थे कि पुलिस वाले लाठी फेंक के मारेंगे। खतरनाक वाला माहौल था। यहाँ पे आपने वीडियोज देखी है, जो लोग निकल रहे थे उनको, आप लोगों को कहीं कुछ लड़कों से पूछ रहा हूँ, लड़कियां तो बेचारी शरीफ सब घर में ही थी, लड़के लोग चंड होते हैं, निकलते ना। 2 साल घर में बैठना मजाक तो नहीं था भाई साहब, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था इश्यू। सीधी बात है बहुत सारे लोग घर में कंटाल गए, इसीलिए लोग, आपको पता है ये डेटा निकला है यूएन का, HRC का डेटा था, उसमें आपको पता है कोविड में सबसे ज्यादा तलाक हुए हैं। अरे बिल गेट्स का तलाक हो गया, बिल गेट्स मलिंडा के लिए सोच तलाक हो गया, क्यों होगा पता है, समझिए बात को, बड़ा जेन्युइन रीजन उसमें दिया गया। कोविड के समय तलाक का सबसे बड़ा डेटा, मैं नहीं, आप जाकर गूगल करना डेटा मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा क्यों मिला, क्योंकि पहली बार हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को जान लिया 2 ही साल में घर में, क्योंकि सब ऑफिस वाले थे, वो अपना ऑफिस, किसी के पास टाइम ही नहीं, सैटरडे संडे मिले काम खत्म हुआ, भाई बच्चे अच्छे सब काम। लेकिन अब 2 साल घर ही वर्क फ्रॉम होम, तो अब घर में दिन भर एक बंदा रहेगा जिसके साथ कभी रहने की आदत नहीं है, तो वही चाय लिया फ्री लिया नहीं होता, बस आप भी नहीं माने 87% इंक्रीज हुआ है डाइवोर्स रेट, 87%। रीजन आप समझ गए होंगे क्यों, खैर मैं वापस आता हूं, इस पे नहीं जाऊंगा। तो लॉजिक बात है, इन द सिचुएशन ऑफ कर्फ्यू, अगर एफआर ये कर्फ्यू जो होता है उसी को मार्शल लॉ बोलते हैं, ठीक है। मार्शल लॉ देखना आप सिचुएशन में, तो इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन आपके सामने आती है तो उस सिचुएशन में ऑब्वियस बात है एफआर जरूरी है कि पीस जरूरी है। कभी मौका मिला कर्फ्यू में फंसने का, अगर आपने प्रैक्टिकल देखा जाए तो लॉकडाउन को तो आपने सामने देख रखा, लॉकडाउन में आपको आपके घर से निकलने से रोक दिया गया था, जबकि आर्टिकल नंबर 19(1)(b) सीधे सीधे कहता है राइट टू मूव एनीवेयर इन इंडिया, आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं, यह अधिकार है, लेकिन आपको खुद रोक दिया गया था कि आप नहीं जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया, तो कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है, नहीं तो आप सीधे गवर्नमेंट के ऊपर जाके केस कर दो कि देखो मोदी जी हमें जाने नहीं दे रहे। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, 19(1)(b) कहता है कि आपको कहीं भी जाने का अधिकार है, बट साथ में आर्टिकल नंबर 34 कहता है इन द सिचुएशन ऑफ कर्फ्यू आपको आपके अधिकारों से रोका जा सकता है। तो एक्सेप्शन हो गया कि नहीं होगा सिचुएशन, इसको लॉजिक जरूरी है कि गलत है, सही है। लॉजिक अगर उस समय सोचो, इतना कंट्रोल करने के बाद 7-8 लोग 7-8 लोग करके डेटा ऑफिशियली मर गए, अगर कंट्रोल नहीं करते तो जरा इमेजिन करिए कहां जाता। चाइना में आपको पता कितने लोग मरे हैं। चाइना चक्कर क्या है, चाइना में सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहां मीडिया है नहीं, मतलब बाहर की मीडिया जा नहीं सकते, जो चाइना जो बोलता है वही मानना है। तो चाइना में लोग कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि 1.5-2 करोड़ लोग खत्म हुए हैं चाइना में। ऐसी नौबत का बिलीव मानिए, जो वो नहीं होते हैं जिसमें पॉट होते हैं, वो खत्म हो गए। अभी दिखाऊं मैं तुमको, इनको पता हो एक दो को, नहीं तो चाइना की बीमारी का रीजन अभी रोस्टेड स्नैक दिखाऊं तुमको भी। स्नैक्स आप रोस्टेड में क्या क्या खाते हैं, पनीर नहीं, चिली पनीर है वो। अभी मैं आपको माहौल बन जाएगा, अभी अच्छा अच्छा खासा दिन है, मैंने एक दिखाया तो लड़की उल्टी कर दी बेचारी सामने देख करके, क्योंकि अब सामने रोस्टेड आपको मिलेंगे माउस, लिजर्ड, सब रोस्टेड है। कोई कह रहा था बेसन की पकौड़ी, कोई कह रहा था मिर्च की पकौड़ी। खैर समझ में आया। तो लॉजिक बात है, आपको खाने के लिए वेज आइटम है, और आप चूहा क्या खाता है, लॉजिक बात है चूहा पनीर तो नहीं खाता होगा, कुछ और ही खाता होगा, और उसको आप खा रहे हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक चाइना वीडियो आपने जिंदा खाते हैं, सब कुछ बिच्छू सब जिंदा। अब जिंदा पका के खाओ तो कई बार होता है कि चलो पक गया, आग में खत्म हो गई होंगी कुछ चीजें, बट जिंदा खा रहे हैं। तो आप समझ में क्वेश्चन का आंसर कि चाइना से क्यों आती सब। और चिक्कर ये है कि हम चाइना जाते हैं, चाइना हम नहीं जाए, और सीधे इंडिया की जो नर्सेज हैं वो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। जो साउथ इंडिया ना, केरला वगैरह का पोर्शन, वहाँ बहुत नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ की सारी फीमेल पूरी दुनिया के हर हॉस्पिटल में है।
तो जहां पे कोई भी बीमारी होगी वो पक्का ही लेकर के आ जाएंगी। ये हमारी दूसरी समस्या है, ठीक है। तो हम आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि चाइना को खाने से रोक सकते हैं तो चूहा नहीं खाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो खाएगा भाई। तो लॉजिक बात है। तो कंडीशन ये होती है कि जो उनके हाथ में नहीं है वो हम नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में है, तो हमारे हाथ में मार्शल लॉ। सिचुएशन लिखिए, इन केस ऑफ कर्फ्यू, in case of curfew slash martial law, no option of fundamental rights, no option of fundamental rights, there is no option of fundamental rights, means article 14 to 30, article 14-30, all fundamental rights, all FRs is suspended स्टार। फैक्ट्स करके दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स में। पहला 30 इज सस्पेंड, तो 40 से 30 आपका पूरा सस्पेंड रहेगा। कब? अगर सिचुएशन ऑफ कर्फ्यू, कर्फ्यू की सिचुएशन बहुत बार आप लोगों ने फेस की होगी, नहीं तो आने वाले लाइफ में फेस करेंगे। बीइंग ए डीएम, बीइंग ए आईपीएस में आपको बहुत सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है। आपने सुना डीएम ही तो अनाउंस करता है कर्फ्यू लग गया, डीएम के पास ऑप्शन होता है इन चीज़ों को लेकर के। तो लॉजिक बात है, बहुत समस्याएं होती हैं इन चीज़ों को लेकर के, बट ठीक है, गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी देती है। कर्फ्यू आदमी नॉर्मल सिचुएशन में तो लगाएंगे नहीं, कुछ सिचुएशन होगी तभी तो लगा रहा होगा। जैसे अभी राम रहीम वाला केस हुआ था, तो गाजियाबाद में इंदिरापुर में लग गया था। राम रहीम याद है? राम रहीम समझ गए? राम रहीम तो उसके केस में हुआ था, तो यहाँ पे इंदिरापुर में 4-5 लोग मर गए थे, कुछ हुआ तगड़ा हुआ था बावल वावल। कभी आप लोग फंसे किसी कर्फ्यू इस सिचुएशन में? कभी आग लगाई जा रही हो, दंगे जिसको बोलते हैं, राइट्स दंगे कभी देखे आप लोगों ने? नहीं देखे। तब आप आंध्रा में थे, तो आंध्रा भी इफेक्टेड था वहां पे थोड़ा। सब वायलेट का मतलब होता है 2021, तो किसी सिचुएशन वो तो हो ही नहीं, तो अलग बात है, लेकिन सस्पेंड तो हो ही जाएगा। मतलब सीधी बात है, ये इसका ये मतलब थोड़ी कि आपको मार दिया जाएगा। सिचुएशन समझ रहे हो? सिचुएशन है कि ये सस्पेंड रहेगा, इस सिचुएशन में कोई भी अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। राइट टू लाइफ तो ऑटोमेटिकली है ही आपका, तो मार थोड़ी दिया जाएगा आपको, ठीक है। 4 लोग इकट्ठा, इसको दूसरी लिखिए, हाँ मैं फैक्ट लिखा दूं। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ मार्शल लॉ, देयर इज नो डेफिनेशन। पहली चीज तो मार्शल लॉ की डेफिनेशन नहीं है कहीं पर, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ के लिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो है नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, लिखिए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 4 सिचुएशन। पहली सिचुएशन है वॉर, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस, वॉर स्लैश राइट्स दंगे स्लैश इंटरनल डिस्टर्बेंस स्लैश वायलेशन ऑफ लॉ, समझ गए? इन चारों सिचुएशन को गवर्नमेंट ने क्या डिफाइन कर दिया है, किस फॉर्मेट में, क्या था यार, मार्शल लॉ। तो इन सारों सिचुएशन में आपका मार्शल लॉ होगा। तो इस मार्शल लॉ में सिंपल बात है कि ना आप कहीं जा सकते हैं, ना 2 से ज्यादा लोग। अभी जैसे इंडिया में अभी कुंभ जो इलाहाबाद है वहां पे लगा हुआ है, तो वहां पे 4 से ज्यादा लोग, आपने सुना होगा 144 लगी हुई है, नहीं कई जगह सुना। वो 144 जो होती है वो सेक्शन होता है, आर्टिकल नहीं है। सेक्शन समझते हो? आईपीसी सुने हो? दफा सुनो, दफा 302 के तहत सजाए मौत पिक्चरों में बोलते हैं, तो वो जो दफाएं होती हैं वो आईपीसी होती हैं। तो आईपीसी का सेक्शन नंबर 144 हर जगह लगता है। तो आपने 144, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 144 में तो सर हमने वो पढ़ा था दंगे उंगों के लिए करके आप सुप्रीम, क्योंकि 144 में कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट आता है। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे तो सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गया? तो समझ में आ रहा रीजन? तो सुप्रीम कोर्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और 144 है आपका सेक्शन, ठीक। तो 144 जब लगती है तो ऑटोमेटिकली वहीं पे लगेगी जहां पर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक होगी बात? दूसरी चीज इसमें लिखिए, नहीं ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं होता। डन। लास्ट आइए 35, ये 33 34, अच्छे लास्ट ही होंगे 33 34, हाँ खत्म होगा। 33 34 तो होगा एक्सेप्शन, 35 अलग है, एक्सेप्शन यही दो हैं। 35 में लिखिए सिंपल, एनी चेंजमेंट इन द फंडामेंटल राइट्स, any changement in the fundamental rights, any changement in the fundamental rights can be dash, can be dash, number 1 increases, number 2 decreases,
थर्ड टर्मिनेटेड, एंडेड। तीनों चीज समझ गए? कोई चीज ऐड कर दें, कोई चीज हटा दें, या कोई चीज टर्मिनेट कर दें, पूरा सेक्शन ही खत्म कर दें। डैश नीचे लिखिए नेक्स्ट लाइन से, ओनली बाय द पार्लियामेंट, ओनली बाय द पार्लियामेंट। समझ गए? तो फंडामेंटल राइट में अगर कोई सा भी बदलाव लाना है तो इस बदलाव का अधिकार केवल और केवल किसको है? पार्लियामेंट के पास। मतलब योगी जी जो सीएम होते हैं वो किसी भी स्टेट के वो एफआर को टच नहीं कर सकते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट भी टच नहीं कर सकता। इसीलिए अभी रिसेंटली बहुत फेमस गई थी उसको लेकर के खबर, मुस्लिम को लेकर, कम्युनिटी को लेकर के। तो कोर्ट यहाँ ना, कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज क्या होना है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ी कुछ कर सकता है भाई। कोर्ट क्या होता है? कानून बनाता नहीं है, कानून बनाने के लिए हमारा पार्लियामेंट है। कानून बनाते समय अगर कुछ गलती हो गई या कानून को इंप्लीमेंट करते समय गलती होगी तो उसके लिए कोर्ट है। डिफरेंस समझ रहे हो? तो इसीलिए जब भी कहीं लगता है कि सर कोर्ट चेंज कर सकता है, कोर्ट कुछ सिंपल है। हमारे यहां कोई भी कानून को अगर बनाना है स्पेशली फॉर द एफआर, तो एफआर में ऊपर नीचे प्लस माइनस कुछ भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल केवल किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में है। पार्लियामेंट में मोदी जी भी नहीं है। कई बार लगे मोदी जी पार्लियामेंट के लोकसभा के एक मेंबर है, दैट्स इट। बनारस से एमपी है ना, बस। इसके अलावा ऐसा मतलब कि मोदी जी भी कानून नहीं बनाते। कानून बनाने के लिए बाकायदा कौन है? पार्लियामेंट है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। पढ़ोगे आगे, समझ में आया? ये होता है कई बार कंफ्यूजन है कि मोदी जी कानून बनाते। कोई मोदी जी कानून नहीं बनाते। मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो कानून को पेश करती है, इंट्रोड्यूस करती है, और उस कानून को पास किया जाता है लोकसभा राज्यसभा से। तो कायदे में बना कौन रहा? लोकसभा राज्यसभा ना। तो इंडिया में कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट है। ध्यान रखना, कई बार बोलता है बहुत सर कि मोदी जी का कानून, मोदी जी ने कुछ नहीं बनाया, मोदी जी ने खाली कानून को इंट्रोड्यूस किया। लोकसभा राज्यसभा चाहे तो फेल कर दे, नहीं बनेगा कानून। अब दिक्कत ये होती है कि लोकसभा राज्यसभा में कितनी परसेंट सीटें होती हैं पास करने के लिए, वो मोदी जी के पास है, तो वो कानून बना रही। कल को कांग्रेस के पास होगी कानून, कांग्रेस ने 50 कानून बनाए, आरटीआई पार्टी का सब किसके? कांग्रेस के। बात समझ रहे हो? तो कानून बनाते समय, मतलब एफआर को लागू करते समय अगर कहीं कुछ ऐड करना है, कहीं कुछ कम करना है, या कुछ और बिल्कुल ही खत्म कर देना है, तीनों ऑप्शन में किसके पास ऑप्शन है? एफआर के पास ऑप्शन है। क्लियर हो? पार्लियामेंट के पास ऑप्शन है। लास्ट इसी में लिख लीजिए, मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है। डू यू थिंक दैट, ऐसे लिखने हैं, घर से लिखिएगा, डू यू थिंक दैट एफआर शुड बी एब्सोल्यूट? एफआर शुड बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट समझते हैं? एब्सोल्यूट का मतलब होता है आत्यंतिक, आत्यंतिक का मतलब होता है अनलिमिटेड। ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लीजिए, एफआर शुड बी एब्सोल्यूट अनलिमिटेड। मतलब एफआर तुम्हारे जो हैं वो अनलिमिटेड कर दें क्या? आपको लगता है समझो, जो मन में आए, जिसको मन किया पीट दिया, जिसको मन किया करके दिया, पूरा माहौल। इसके सर ने हमें सिखाया है राइट टू स्पीच, बोलने की आजादी। रोड पे कोई अच्छा नहीं दिख रहा तुमने धर दिया उसके। राइट टू मूव एनीवेयर, किसी का घर खुला घुस गए, राइट टू मूव एनीवेयर। कोई बोले तो तुम सर का नाम ले लोगे, सर ने बोला था राइट टू मूव। इस पॉइंट पे क्वेश्चन आया, मेंस का है, 17 मेंस का क्वेश्चन है। और दूसरा आपको करना है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज, एफआर को क्रिटिसाइज करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक सफल सिविल सर्वेंट वही माना जाता है आईएएस पीसीएस में जो क्रिटिसिज्म तो करना जानता है, साथ में उसका सॉल्यूशन देना जानता है। क्योंकि देखो इंडिया में क्रिटिसाइज करने के लिए हर दूसरा बंदा क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार है। आपको जैसे मैं हमेशा क्या एग्जांपल पूछता हूं सारे बैच में, आप तो जमने हैं, कि राहुल गांधी की एक अच्छाई बताइए। पूछ रहा हूं आपसे मैं, बताइए। या नरेंद्र मोदी की बुराई बताइए। बताने जा रहे हैं आप? किस पे टिप्पणी करेंगे आप? पहले दूसरे दोनों बताएंगे? राहुल गांधी की आप बुराई अच्छाई बताएंगे, बताइए। ओके, ही हैज अ पर्टिकुलर विजन, बट ओके, सही भाई। इन्होंने जो पता उससे आप एग्री करते होंगे या नहीं करते, वो आपका अपना व्यू पॉइंट है। बट एक अच्छाई ऐसी है, इसको लेकर के है, बंदा कुछ तो जानता है, लेकिन उसकी दिक्कत क्या है, उसके अगल बगल वाले सब गधे भरे हैं। तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपके एडवाइजर बहुत खतरनाक होते हैं। तो याद रखिए, राजा अकबर को बनाने के लिए नवरत्न थे, चंद्रगुप्त को बनाने के लिए बाकायदा लोग थे, शिवाजी को अष्टदिग्गज थे, तब वो शिवाजी बने हैं। तो जो सलाह देने वाले हो तो बहुत मैटर करते हैं, उसके अगल बगल में सब कूड़ दिमाग भरे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। मोदी जी की बुराई करें, पाकिस्तान जाना होगा, ध्यान रखना। आप लोग एग्री करते हैं? बाबा नीचे मिलो, बताएं तुम्हें हम। क्या लगता है, सही बात बोल रही है ये? पॉइंट समझिए बात को लेकर के। पॉइंट, अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं
तो जो सब लोग गलती कर रहे हैं वो गलती आप कर रहे हैं, तो आप अलग कैसे हुए? कमी बताना सबको आता है, आपको भी आना चाहिए, लेकिन उस कमी का सॉल्यूशन देना एक बेहतर सिविल सर्वेंट, क्योंकि आप सॉल्यूशन की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं कुर्सी पे और आपका प्रॉब्लम हुई कि सर को है कि सर हमारी दिक्कत, हमारे घर में ये बड़ी दिक्कत हो रही है। एक बंदा अपनी प्रॉब्लम लेके आया चेयर पे, तुम कर हम तो खुद परेशान हो रखे यार, तुमसे कैसे बताएं, हद हो गई, तुमको वहां क्यों बिठाया गया है कुर्सी पे? मेरी बात समझ में आई? तुम्हारे सामने एक बंदा आया कि सर हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही, क्या करें? और तुम बीइंग एडीएम तुमको क्या होना, अच्छा चलो मैं देखता हूं क्या है, मैं जो रिलेटेड अथॉरिटी उसको कॉल करता हूं, तुम खुद कर, हमारे घर से खुद नहीं 3 दिन से आ रही है, हम क्या बताएं तुम्हें? तो वो क्या कहेगा तुम्हें? प्रॉब्लम समझ में आई? तो प्रॉब्लम है क्वेश्चनिंग करना, ये हर एक बंदे को आना चाहिए, लेकिन आंसर देना ये सिविल सर्वेंट का काम होता है, ठीक है? तो इसीलिए हमेशा हर पॉजिटिव चीज में थोड़ा सा निगेटिव जान, निगेटिव का मतलब देखो हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, तो कमी तो हर कोई निकालेगा, आप भी निकाल लेंगे, लेकिन उस कमी की सॉल्यूशन, इसीलिए एफआर आपने पढ़ा बहुत अच्छा है, लेकिन इस एफआर में कहीं कोई कमी है तो अगर हाँ तो उसमें मेंस में 1 2 3 4 बार ये मेंस में लिखने के लिए आया हुआ है, क्रिटिसाइज ऑफ द एफआर, क्रिटिसाइज करना है आपको एफआर को, तो 200 वर्ड में अगर आपको लगता है, देखना रखना जब भी क्रिटिसाइज करना, चूंकि अभी सब नया है आपके लिए, आने वाले दिनों में जब भी किसी को भी क्रिटिसाइज करना तो ऐसे क्रिटिसाइज करना कि उसको बुरा ना लगे। आलोचना करने के 2 तरीके होते हैं, एक तरीका होता है किसी की बुराई आप कर रहे हो, उसका मूड खराब हो गया, उसने दोस्ती तोड़ दी तुमसे। एक होता है बुरा लगा लेकिन उसने बुरा माना नहीं। डिफरेंस समझ में आया? कर सकते हैं, समझ में आया? तो अगर आपने पहला वाला तरीका अपनाया तो पहला तरीका सब करते हैं, वो आप नहीं है। आपको दूसरे तरीके से बुराई करनी पड़ेगी कि किसी की बुराई करिए उसको बुरा भी ना लगे। शर्ट का कलर क्या पहना है, फटीचर लग रहा है, मूड खराब हो, उसका क्या बात कर रहा है, तो आपने कहा कोई दूसरी बड़े शर्ट ठीक है थोड़ा और बढ़िया वाला कलर होता, तो आपने बुराई की, लेकिन दूसरे में उसने बुरा नहीं मांगा, हाँ यार चल अगली बार देख लूंगा, तो बुरा नहीं माना, और पहले राउंड में तुमने बोल दिया क्या पहना है तुम, उसका मूड खराब। शादी ब्याह में खास करके जब जानते, समझ में आया? तो इसीलिए तो अगर एफआर आपको बुराई करनी, क्योंकि एफआर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोल बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो लॉजिक बात, आप सोल की बुराई करने जा रहे हैं तो बुराई ऐसी ना करे कि सोल उड़ जाए जमीन से, मतलब शरीर से छोड़ के चली जाए सोल, ठीक है? तो इस तरीके से आपको रखना है कि सोल वहीं रहे, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है, ये होता है। इसलिए बहुत बार क्वेश्चन आया था, बहुत फेमस क्वेश्चन है 2018 मेंस का, गांधी जी नहीं, ओसामा, सुने, ओसामा बिन लादेन और ओबामा, इन दोनों का कंपैरिजन पूछा था मेंस में, 18 मेंस में। 15 के मेंस में पूछा था व्हाट इज द रिलेशन, या व्हाट इज द, बेसिकली रिलेशन ही है, गांधी जी और लॉर्ड कर्जन के बीच में सिमिलरिटीज पूछा था। लॉर्ड कर्जन इतिहास का सबसे बदनाम आदमी है, जो अंग्रेज आते थे वायसराय हमारे यहाँ, सबसे खतरनाक था कर्जन, जिसने बांग्लादेश बनाया, बंगाल को तोड़ा था, और गांधी जी सबसे अच्छे आदमी हैं। दोनों में समानताएं पूछ लिया, समझ गए भाई साहब क्या रेंज का क्वेश्चन था? मतलब ओसामा और ओबामा दोनों में अच्छाई क्या क्या बताओ? तो पॉइंट समझ में आया? तो पॉइंट ये हर आदमी नहीं कर सकता, ये सिविल वाला बंदा ही कर सकता है। उसके दिमाग में आपसे पूछेगा राहुल गांधी और मोदी जी में सिमिलरिटी क्या है, मैं किसी को ओसामा नहीं कह रहा, पता चले क्या लगता है आप बताइए, क्वेश्चन में आपसे पूछा राहुल गांधी या मोदी जी में सिमिलरिटी,